स्टूडेंट हम कहाँ तक कर चुके हैं? हम डीपीएसपी कर चुके हैं, हम फंडामेंटल ड्यूटीज पूरा कर चुके थे। तो अब हम इस अगले हिस्से से प्रेसिडेंट से शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई प्रश्न किसी का, कोई सवाल? सर मेरा एक क्वेश्चन था। कुछ सर आर्टिकल सर पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स है। सर ट्रिब्यूनल्स का मतलब क्या होता है? न्यायालय। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है न्यायाधिकरण, है ना? ये ऐसे कुछ बोलते हैं ना, न्यायाधिकरण। हमारे आसपास जो कोर्ट है, कोर्ट का क्या काम होता है? कोर्ट क्या काम करती है? सर जस्टिस देती है। जस्टिस, न्याय, ठीक है। किसी को भी किसी को लगता है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ, गलत हो गया, कहीं भी कोई लॉ को लेकर विवाद है, ठीक है, संविधान को लेकर जो भी व्यवस्था है उसको लेकर विवाद है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे कोर्ट में, ठीक है। अगर विवाद, क्योंकि कुछ विवाद ऐसे हैं जो बार बार रिकर करते हैं, कुछ जगहों पर विवाद बार बार होते रहते हैं। कुछ विभाग या कुछ एरियाज ऐसे कहे जा सकते हैं जो विवाद जहां अपेक्षाकृत कम अधिक हो, और वहां के विवादों को सुलझाने के लिए जज के पास किस तरीके का केस आ सकता है? एक नॉर्मल कोर्ट, हाँ, क्राइम रिलेटेड, क्राइम आ सकता है, और सिविल कोर्ट में सिविल केस आ सकता है, सिविल, ठीक है। अब क्राइम में किस तरीके का आ सकता है? किसी भी तरीके का। लेट्स से क्राइम को छोड़ देते हैं तो सिविल केस में किस किस तरीके के केस आ सकते हैं? कैसा भी सिविल केस हो सकता है। किसी का घर पर कब्जा हो गया, किसी ने किसी से पैसा लिया वापस नहीं दिया, कोई कंपनी है वो गड़बड़ कर रही है, किसी आदमी को नौकरी की दिक्कत है, तरह तरह के मामले हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। इनमें से कई सारे ऐसे मामले हैं जो अपने में विशेष होते हैं, अपने में, क्योंकि उनके फैसले देने के लिए जज को तो पहले दोनों पक्षों को समझना होगा और उसके कानून को समझना होगा। जज को क्या पता होना चाहिए भाई? जज जब भी कोई फैसला करेगा उसको उस क्षेत्र के कानून का बोध होना चाहिए, लॉ। जैसे मान लेते हैं, उदाहरण हम टैक्स का लेते हैं, टैक्सेशन से संबंधित कोई कानून है, ठीक है, तो कोई केस है, तो हमारे जज को क्या होना चाहिए? टैक्स का कानून पता होना चाहिए। टैक्स भी हमारे देश में दो तरीके के हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर हमारे कोर्ट के पास बहुत सारे टैक्स के केसेस काफी सारे आते हैं इनके पास। जॉब से जो नौकरी संबंधी केसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं कि जी मुझे नौकरी नहीं दी गई, मुझे नौकरी से हटा दिया गया, मुझे गलत कर दिया गया, कोई तमाम तरह के इश्यूज हो सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड केस हो सकते हैं। एनवायरमेंट रिलेटेड, आज के समय में एनवायरमेंट बहुत बड़ा काम है, तो एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। जितने एनवायरमेंट रिलेटेड बहुत सारे तरह के देश में हमारे बहुत सारे छोटे बड़े कानून हैं, तो वो उसको जानकारी होनी चाहिए। तो कुल मिला के जज को इतने अलग अलग तरीके के कानूनों का ज्ञान होना चाहिए, वो किसी भी जज के लिए, किसी भी इंसान के लिए जो बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है, वो संभव नहीं है। और उसके अलावा वो उन कानूनों को जब तक जानेगा नहीं तो उसकी वो एक्सपर्टीज नहीं होगी न्याय करने में, ठीक है। जब मुझे ठीक से ये नहीं पता कि भाई यहाँ सिस्टम क्या फॉलो होता है, लॉ क्या फॉलो होता है, जब मुझे लॉ नहीं पता होगा तो मुझे ये नहीं पता होगा कि भाई इसका फैसला क्या सुनाऊं। मुझे टैक्स का कानून नहीं पता, टैक्स के कानून जो है बहुत बड़े हैं, हजारों की संख्या में कानून है, हमारे लिए काफी चैलेंज हो जाता है। लोग जीवन भर टैक्सेशन में बिताते हैं
उसके बावजूद भी ये दावा नहीं कर सकती कि नहीं मुझे सारे टैक्स लॉ अच्छे से पता है। जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड केसेस होते हैं, नौकरी संबंधी केस होते हैं, सीसीएस कंडक्ट रूल एक होता है, एफआर एंड एसआर सर्विस रूल होते हैं, फाइनेंशियल रूल, सर्विस रूल, इस तरीके के केसेस होते हैं, वो अपने आप में एक अलग एरिया है। एनवायरमेंट रिलेटेड केस वो अपने में एक अलग तरीके का एरिया है। तो ऐसे में जज के लिए, किसी भी कोर्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा किसी एक केस पर फैसला सुनाना। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष न्याय प्राधिकरण बनाए गए हैं, स्पेशल ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल में एक्सपर्ट लोग होते हैं जो उस विभाग से संबंधित होंगे, उस क्षेत्र से संबंधित होते हैं, या ऐसे कोर्ट होते हैं, ऐसे जज होते हैं जिनको उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, कोई जज है जिसे टैक्सेशन में महारत हासिल है, तो ऐसे लोगों को यहाँ अपॉइंट किया जाता है इन ट्राइब्यूनल्स में। जैसे हमारे सबसे कॉमनली जिस ट्राइब्यूनल को जानते हैं उसका नाम है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या करती है? एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस हैंडल करती है। यहाँ पर जितने एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस होंगे तो यहाँ पर उनकी सुनवाई की जाएगी, उनके बारे में बताया जाएगा कि ये कानून, एनवायरमेंट पर क्या इम्प्लीकेशन है। तो ऐसे जजेस को यहाँ पर रखा जाता है जिनको एनवायरमेंट के संबंध में भारतीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, एनवायरमेंट के अन्य जो वैज्ञानिक पहलू हैं उन सब का अच्छे से ज्ञान, तो इनको वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक ट्राइब्यूनल होती है जिसका नाम है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो जो भारत सरकार में भारत सरकार के पास करीब 40 लाख एम्प्लॉइज हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं, इसके अलावा अदर स्टेट्स के एम्प्लॉइज हैं। तो ये सब मिला के कई करोड़ बन जाते हैं और इनके कई सही तरीके के केसेस होते हैं, और ये केस भी अपने आप में अलग वो रखते हैं, रिक्वायरमेंट्स रखते हैं इनको सुनने समझने के लिए। तो ऐसे केसेस को सुनने के लिए हम कैट बनाते हैं। हमारा जैसे विभाग है तो उसमें हमारे पास हमारा एक ट्राइब्यूनल है जिसका नाम है सेस्टेट, ठीक है, कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है, सेस्टेट हम बोलते हैं इसको। तो ये हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, उनके लिए एक विशेष प्राधिकरण है। ऐसे ही जो डायरेक्ट टैक्सेस है उनके लिए एक दूसरी प्राधिकरण है, ठीक है, उसका नाम CADT या CDAT ऐसा कुछ है। तो वो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट टैक्स, इन पर वो केसेस सुनती है। तो ये जो विशेष ट्राइब्यूनल है ये विशेष प्रवृत्ति के केसेस को सुनते हैं, उनका जो जुडिक्शन होता है वो विशेष प्रवृत्ति के जो केसेस होते हैं वो रहता है। तो ये इसीलिए ये स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं जिनको हम हिंदी में शायद न्यायाधिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, ट्राइब्यूनल को? किसी को पता है ट्राइब्यूनल की हिंदी? अधिकरण। हाँ, अधिकरण, न्यायाधिकरण ऐसे कुछ शब्द हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। ओके सर। ओके, चल अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्राइब्यूनल विशेष कोर्ट्स, अगर आप साधारण समझ के लिए समझना चाहते हैं तो विशेष तरीके के कोर्ट होते हैं। आप NGT नाम याद कर सकते हैं, कैट याद कर सकते हैं, CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सेस्टेट याद कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष तरीके के ट्राइब्यूनल हैं जहाँ विशेष जज होते हैं और एक विशेष चरित्र के केस, एक विशेष नेचर के केसेस यहाँ पर सुने जाते हैं।
तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, प्रेसिडेंट पर जाने से पहले हम कुछ विशेष एरियाज पर बात कर लेते हैं। जैसे कि एक हमारा है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया क्या होगी? सर ये आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। आर्टिकल 368 में दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 368 इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, प्लस स्टेट का भी चाहिए होता है। स्टेट का भी चाहिए होता है, तो इनमें अलग अलग अंतर है, ठीक है। तो हमारे देश में जो संशोधन है, संविधान में संशोधन है, उसको अगर हम दो तरीके से देखें। सबसे पहले कि हमारे देश में अगर हम संविधान में साधारण बदलाव करना चाहते हैं, सिंपल बदलाव करना चाहते हैं, हम किसी राज्य का नाम बदलना चाहते हैं, ठीक है। हमारा जो पहला ही चैप्टर है जिसमें भारत और उसकी बाउंड्री, उसके स्टेट्स को व्याख्या की गई है, तो उसके अनुसार यदि हम राज्यों की का नाम बदलना चाहते हैं, राज्यों की सीमाएं बदलना चाहते हैं, तो हमें कैसी मेजॉरिटी चाहिए होगी? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी। आधे लोग बस वोट कर दें तो आपको वो काम हो जाएगा। तो परंतु इसको एक संविधान के संशोधन के रूप में उस तरह से नहीं ट्रीट किया जाता, क्योंकि यहाँ पर संविधान में कोई मौलिक बदलाव नहीं है। तो संविधान के जो मौलिक बदलाव है, इस संविधान के मौलिक बदलाव को हम चैप्टर जो इसका भाग 20 है, आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो आर्टिकल 368 हमें जो है ये बताता है कि कैसे हम संविधान में बदलाव कर सकते हैं। तो संविधान के बदलाव करने को लेकर भी अलग अलग तरीके की नीति है। संविधान में बदलाव होना चाहिए, सर। तो अगर संविधान यस को सर। है, हाँ या ना? होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, सभी लोग हाँ के पक्ष में है, नहीं के पक्ष में भी कोई है? बदलाव या अमेंडमेंट सर? बदलाव मतलब वही अमेंडमेंट, और बदलाव का मतलब ये भी हो सकता है कि हम पूरा संविधान बदल दें। ध्यान रखिएगा, पूरा नहीं बदल सकते सर। नो सर, बेसिक फीचर्स नहीं बदल सकते। बदल सकना की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये बात करते हैं कि क्या हमें बदल देना चाहिए। बदल दें तो क्या परेशानी है, और नहीं बदलना ना बदले तो नहीं। बदल देना नहीं, पूरा नहीं बदलना चाहिए। सब पूरा नहीं बदलना चाहिए। पर क्यों? सर कुछ जो बेसिक फीचर्स हैं उनमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट जितने हैं फंडामेंट अभी मत जाओ, अभी ये सवाल नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। मैं उस सवाल पर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपकी समझ को जानना चाह रहा हूँ। एक आम आदमी, एक औसत आदमी को क्या लगता है अगर संविधान बदल दिया जाए? मान लीजिए आज हमारे देश में फंडामेंटल राइट है, कल फंडामेंटल राइट को संविधान से हटा दिया जाए, या हमारा देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसे बदल के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर दिया जाए, या कोई भी और भी मौलिक चरित्र, फंडामेंटल ड्यूटीज डिलीट कर दी जाए। बहुत कुछ ऐसा है जो बदला जा सकता है। अगर ये बदल दिया जाए तो क्या होगा? सर बदल सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते हैं।
हाँ सर, नहीं मैं टाइम के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, जैसे कि जैसी जरूरत पड़े हम उसमें ऐसे अमेंड कर सकते हैं। जैसे कि अब हमें जरूरत पड़ती, हमें लग रहा है कि जरूरत है कि हमें जो इलेक्शन है उसका सिस्टम बदलना चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि इन्हीं भी फंडामेंटल राइट बहुत परेशान करते हैं लोग जो है, इसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है, इसको भी बदल दें तो? सर इसे नहीं नहीं बदल बदलना सकते चाहिए। क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं मैं पहले वैसे ऐसे ऐसा कुछ मत मानो, बदल दे, दुनिया में कुछ भी सकता है। एक बहुत बुनियादी, एक बहुत ही बेसिक फिलॉसफी है दैट इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, चेंज के, बदलाव के अलावा सब कुछ बदला जा सकता है। जो बदलाव की बेसिक प्रकृति है उसको छोड़ के सब कुछ बदला जा सकता है, वही परमानेंट है। सब कुछ बदल सकता है। बदलाव हमारे धरती का असूल है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि भाई कभी राजा अकबर थे, मुगल शासन था, और कितना बड़ा मुगल शासन रहा होगा, लोग बहुत सम्मान करते थे, डरते थे, खत्म हो गया। ठीक है, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों का बहुत बड़ा शासन बना, उन्होंने आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया। कोई नहीं कह सकता था कि वो कभी जाएंगे कहीं, परंतु वो चले गए। आज ये व्यवस्था है। ठीक, आज हमारे पास एक संविधान है। क्या ये नहीं बदल सकता? बदल तो सकता है, थ्योरेटिकली सर बिल्कुल सकता मौलिक कर्तव्य, सर वो पार्लियामेंट में चेंज अगर करेंगे भी तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा ना उसके है। गार्जियन के। तुम लोग बहुत, अभी मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम सुप्रीम कोर्ट हो। तुम लेट्स से यू आर नरेंद्र मोदी। ठीक है, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? आप सोचो कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, आपकी पार्टी रूलिंग में है, सेंटर में आपके पास 350, संसद में 350 लेजिस्लेचर है, आधे राज्यों में आपकी सरकार है, आप चाहे बदल सकते हो। तो और या चलो ये भी छोड़ दो, कोई मिलिट्री का शासन वो है, जनरल या जो भी ब्रिगेडियर वगैरह, वो लोग भारत की इस पे सिस्टम पे ही कब्जा कर लेते हैं, तख्ता पलट देते हैं। ये सब कुछ होता रहता है। ऐसा कुछ अननोन, या ऐसा नहीं कि कोई बदलाव होगा तो पहली बार हुआ होगा। यूक्रेन कल तक इतना स्टेबल था, कल कौन जानता है कि अब यूक्रेन कैसा बनेगा? समय का कुछ फिक्स थोड़ी होता है, समय तो बदलता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बदल सकते या नहीं बदल सकते, मैं चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या चेंज किया जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या चेंज किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए तो नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए तो क्यों नहीं किया जाना चाहिए, मुझे ये तर्क चाहिए। सर अभी संविधान को जो आप पूरा रिप्लेस करने को बात बोल रहे हैं ना, पूरा रिप्लेस कर दिया जाए। हाँ, अगर मैं संविधान को बदलना चाहूँ कि नहीं, पूरा ही बदल देते हैं, सब कुछ ये सब मेजर चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें तो हर एक को, इवन राजा अकबर भी आएंगे, उनको भी कुछ चीज़ों की जरूरत होगी संविधान में से, तो वो भी रख सकते हैं। पर जो उनको असुविधाजनक लगे, फंडामेंटल राइट है, बेकार के हैं, फालतू हमें परेशान करते हैं, ये डीपीएसपी का क्या मतलब है? हमारा जो मन करेगा वो कर लेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज लिख के होता क्या है, कौन करता है? क्या हम में से कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करेगा, या कोई करता है? मुझे तो लगता नहीं कि हमें करता है। तो फिर इन सबको रखने की जरूरत क्या है? यहाँ से डिलीट करो, हटाओ, नया संविधान बना दो। ठीक है, ये जितना सिस्टम है, रिजर्वेशन वगैरह, ये सब भी हटाओ, क्या जरूरत है? ये सब बेकार के लोग हैं भाई। जो मेरिट के हिसाब से जीतेगा, पास होगा, हो जाएगा, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो कुदरत का कानून है। तो अगर कोई ये तर्क दे, तो आपको क्या लगता है कि इसे क्यों नहीं बदलना चाहिए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्या कारण है कि अगर नहीं बदलना चाहिए तो क्यों नहीं बदलना चाहिए? सर, अगर चेंज होगा तो हमारे बहुत सारे राइट ख़त्म भी हो सकते हैं, जैसे आर्टिकल 17 था उस टाइम, वो भी हो जाएगा। और बहुत ऐसे फंडामेंटल राइट हैं और अदर आर्टिकल हैं जो हमें राइट इंक्लूड करते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके। सर चलो ऐसा नहीं ये है कि
जैसे अगर इसको रिप्लेस किया जाए तो ऐसा नहीं है कि करने को तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से एक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जो जिस सिस्टम से हम चल रहे हैं उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा, और निश्चित तौर पे अगर खत्म किया जाएगा तो एक ऐसी व्यवस्था को थोपने की कोशिश की जाएगी जो कुछ लोगों के लिए मतलब वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग के यूपी में चुनाव था, तो वहाँ पे कुछ पार्टियां ऐसे बोल रही थी कि नया संसद बन रहा है, तो कुछ पार्टियों का अपना कहना है कि नया संविधान भी होना चाहिए, कि नए संसद में नया संविधान। तो निश्चित तौर पे हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है अभी, क्योंकि ये संविधान ऐसे हल्के में नहीं लिख दिया गया, बहुत सारे देशों का अध्ययन और स्थिति को समझते हुए लिखा गया है। नहीं, खाली अगर लिखने की बात है तो दोबारा पढ़ लेंगे, क्या हो गया, और 10-20 लोग बैठ जाएंगे, दोबारा नए संविधान को पढ़ लेंगे, सभी संविधान को दोबारा पढ़ लेंगे, वो तो हो सकता है, उसमें तो कोई बड़ी चैलेंज नहीं पढ़ है। सकते हैं, निश्चित तौर पे पढ़ सकते हैं। कहना ये है कि आप बनाएंगे तो ये नियम कानून ही, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ अलग चीज कर देंगे। जो हमारे पास अवेलेबल है, जरूरत के अनुसार इसमें संशोधन करने की व्यवस्था की ही गई है, तो आप उसके अनुसार चल सकते हैं, ना रिप्लेस करें। जैसे मैं तर्क देता हूँ, देखो मैं जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों संविधान को क्यों नहीं बदलना चाहिए। संविधान हमें कैसे मिला? किताब संविधान पढ़ने से नहीं मिला, संविधान तो ये हमें इवॉल्व हुआ है, हाँ? संविधान हमें संघर्ष, इवॉल्व हुआ है। हाँ, संविधान संघर्ष से मिला है और उसका अपना इवोल्यूशन है, ठीक है, वो इवॉल्व हुआ है, अपने से नहीं है। हम जो छोटी छोटी एक एक चीज जो कह रहे हैं संविधान की, वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? संविधान भारत को बनाने का, ठीक है, इंडियन नेशन को, भारतीय राष्ट्र को बनाने का, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक देश है, भारत राष्ट्र बनाने को, भारत हमेशा से भारत नहीं था, हमेशा से हमने अपने जब फ्रीडम स्ट्रगल भी पढ़ रहे थे तब से, हाँ, तब हमें पता है कि भारत एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो था, बट एक इमोशनल राष्ट्र क्या होता है, देश क्या होता है, एक राष्ट्र क्या है? राष्ट्र केवल ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होता है, राष्ट्र एक इमोशनल बाउंड्री होता है, जिसमें लोग इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। अगर हम 1857 की बात करें, एक समय तक की बात करें, अकबर के समय की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, एक राजा का मिलिट्री ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। पर क्या 1857 में भारत के लोग, जो भारत के अंदर में अलग अलग लोग थे, वो एक जैसे विचार, बंधुत्व, एक जैसी चीजें रखते होंगे? क्या तब उस समय ऐसा होगा कि भाई तमिलनाडु के लोग या बंगाल के लोग हम एक जैसे होंगे? तो भारत में कभी उस तरीके का एक तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं आया। ठीक है, हम एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री जरूर थे, पर आपस में जुड़ा, आपस में ही लड़ते रहते थे मैक्सिमम टाइम। हम क्यों इतनी आसानी से बार बार गुलाम बनते रहे? उसका कारण क्या है? क्योंकि हम आपस में ही लड़ते रहे मैक्सिमम टाइम। हमने बात की थी रॉबर्ट क्लाइव की, प्लासी के युद्ध की। तो रॉबर्ट क्लाइव कितने लोगों को लेकर आया था यहाँ पर? कितनी सेना थी उसके पास प्लासी के युद्ध में? कितने लोग थे? किसी को नंबर याद है? 5000। नहीं, 5000 बड़ा। कितने थे? या तो 3000 लोग थे या तो 900 लोग थे। तो इतना नंबर था, 3000 लोग थे शायद। तो 3000 केवल सिपाही थे उसमें। जो उनके अपने सिपाही थे वो 700-800 हुआ करते थे, जो अंग्रेज सिपाही। बाकी उन्होंने यहाँ पर लोकल पैसे देके हायर किए हुए थे। और दूसरी तरफ जो सेना थी वो 20-25 हजार लोगों की सेना थी। फिर भी रॉबर्ट क्लाइव यहाँ जीत सका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग आपस में ही लड़ रहे थे, हम लोग एक दूसरे से ही लड़े जा रहे थे। मराठा और नवाब ऑफ बंगाल, अवध नवाब,
तरह तरह के जो है राजा थे उस समय पर, और जिनका काम केवल आपस में अपने शासन करना था और एक दूसरे से लड़ते रहना था। लोगों के मन में देश जैसा कोई विचार नहीं था कि ये मेरा देश है, मेरे देश पे कोई अंग्रेज शासन कर लेंगे। किसी ने पैसे दे दिए, ठीक है भाई, तुम राजा नहीं बनोगे, कोई और बन जाएगा, ये क्या फर्क पड़ता है, मेरे को पैसे मिल लेंगे। तो नवाब जो भी वो थे उस समय के जिन्होंने चीटिंग की थी, तो उन्होंने वो चीटिंग की। ओमी सेठ, जगत सेठ, इन लोगों ने, मीर कासिम, इन लोगों ने जो वो की, पर वो कोई बड़ी बात नहीं थी उस समय, कोई ऐसी अजीब बात नहीं थी, क्योंकि कोई ऐसा देश का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लोग भावनात्मक रूप से एक जुड़े ही नहीं थे, उनको कोई ऐसा नहीं लगता था कि कोई विशेष पद्धति होनी चाहिए। तो 1857 से लेकर 1947 तक भारत पहुंचने में, आजादी के समय तक के भारत बनने में एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस इन्वॉल्व है। इन सालों में बहुत सी दुख तकलीफें देखी हमने, बड़े बड़े अकाल देखे, करोड़ों लोग उस अकालों में मारे गए। हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई अगर ऐसा होगा, अगर हमारे पास दूसरी शक्तियां शासन करेंगी तो केवल हमारा शोषण ही करेंगी। ठीक, तो हमें अपने इस शासन को अपने हाथों में लेना होगा, एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो सबके लिए अच्छा हो, जो सबको साथ लेकर चलता हो। जब हम इक्वालिटी की बात करेंगे, ये जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं, वो आइडिया कहाँ से आया, क्यों हम इक्वालिटी की बात करते हैं? हमेशा से तो हम इक्वालिटी की बात नहीं करते, ये राइट टू इक्वालिटी की बात नहीं करते, क्यों करने लग गए इक्वालिटी की बात? क्योंकि हमने इस गुलामी के दौर में इस बात को सीखा कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तब हमारा कैसा शोषण हो सकता है। तो हमें इक्वालिटी इसलिए नहीं चाहिए कि हम बहुत दिल के अच्छे लोग हो गए हैं, हम बहुत महान लोग हो गए हैं। हमें इक्वालिटी इसलिए चाहिए ताकि हम एक ऐसा देश बना सकें जो अपने आप में एक शक्ति बने। तो वो शक्ति का स्रोत है इक्वालिटी। इक्वालिटी हमें एकजुट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। अगर हम अनइक्वल होंगे तो हम एकजुट होंगे नहीं। हम अमीर आदमी कहेगा कि मैं गरीब से क्यों बात करूं, गरीब आदमी कहेगा मैं अमीर से क्यों बात करूं, क्योंकि ये भारत का इतिहास रहा है। अब भारत के इतिहास में हम लोग जैसे बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, बाबर को लेके कहते हैं, या मोहम्मद गौरी को हम कह सकते हैं, या उससे भी पहले जो आक्रांत, जो भारत के अंदर में बाहर से लोग आए, ये लोग कितनी फौज लेके आए थे, बाबर के पास कितने सिपाही थे? बाबर की सेना में केवल 10,000 आदमी के आसपास थे, केवल 10,000 आदमी थे उसकी सेना में, जबकि भारत की आबादी उस समय भी करोड़ों में थी। उसके बावजूद भी उसने 10,000 आदमियों से भारत को हरा दिया। और ऐसे मतलब खाली बाबर नहीं है, गौरी, गजनी, उससे पहले भी और लोग भी, शक, हूण, और भारत में तमाम लोग आते रहे हैं, छोटी छोटी सेना लेके भारत में आते रहे और यहाँ पर लोगों को, यहाँ के राजाओं को हराते रहे, उनके ऊपर शासन स्थापित होता रहा। तो ये सब क्यों हो सका, इसका क्या मूल कारण है? क्यों हम इतनी आसानी से हारते रहे? करोड़ों लोग होते हुए भी हमें कुछ लोग, कुछ हजार लोग आते थे और हम हार जाते थे। क्यों, इसका क्या कारण है? क्योंकि उस टाइम सर हम लोग एकजुट नहीं थे, हम लोग को लगता था स्टेट ही सब कुछ है, छोटा सा एक स्टेट ही सब कुछ है। स्टेट ही सब कुछ है, और उस स्टेट के अंदर भी जैसे दिल्ली है तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर शासन कर रहा होगा, वहां से मोहम्मद गौरी आया। तो क्यों पृथ्वीराज चौहान की इतनी बड़ी सेना, इन सब की सेना लाखों में थी, ठीक है, उसके बावजूद ये हार जाते थे। तो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इस समय पर हमारा समाज, हमारी सोसाइटी जो है बटी हुई थी, हिस्सों में बटी हुई थी। कुछ जो जो सिक्योरिटी देना, जो लड़ाई लड़ना है, ठीक है, युद्ध करना, किसका काम होता है युद्ध करना? भारतीय समाज में
हमारे सोशल सिस्टम के अनुसार किसको लड़ना चाहिए? क्षत्रिय। ये लड़ाई लड़ना, हमने काम बांटे हुए ना अपने सोसाइटी में कास्ट बेसिस पर, तो हम कहते हैं क्षत्रिय लोगों को लड़ना चाहिए और बाकी लोगों को लड़ाई से दूर रहना चाहिए, क्षत्रियों का काम है। तो केवल उन लोगों को छोड़ के बाकी सोसाइटी के जितने अदर सेक्शन थे वो इस लड़ाई झगड़े से दूर खड़े रहते थे। बहुत से जो हिस्टोरियंस है, पुराने हिस्टोरियंस है, उन्होंने इस बात को जिक्र किया कि हमारी जो सेना है वहां से गई और वहां के लोग जो किसान लोग थे, आम लोग थे, वो वहां बस खड़े देखते रहे कि उनका राजा हार रहा है, जीत रहा है, पर उन्होंने कभी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं समझी। अगर वो लोग जो साधारण किसान क्या इसमें अछूत भी होंगे, अगर वो लोग कुछ करते तो हमारे लिए वो लड़ाई जीतना संभव नहीं था, परंतु वो उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। ऐसे जिक्र रेफरेंसेस हमें हिस्ट्री में मिलते हैं जिनमें ये बताते कि भाई वो लोग लिख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग थे पर वो कुछ नहीं कहते थे, मतलब वो अपना एक तरफ खड़े रहते थे, कोई भी आओ लड़ो झगड़ो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा काम नहीं। तो ऐसा क्यों था? जो जिनके पास राज करने का काम था, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी से बटी हुई थी। इनइक्वालिटी के कारण में समाज बटा हुआ था कि ये भाई ये राजा लोग हैं, ये क्षत्रिय लोग हैं, ये ब्राह्मण लोग हैं, तो ब्राह्मण लोगों का अपना काम अलग है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, इसका काम शूद्र का काम खेती करना, मजदूरी करना, ये सारे काम है, और ये अछूत है, इसका काम ये करना है। तो वो तो लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। जब वो लड़ नहीं सकता तो हमने अपनी फोर्सेस को डिवाइड, जो अपनी शक्ति है उसको डिवाइड कर लिया, और एक बहुत छोटा हिस्सा ही, समाज हमारा इतना बड़ा था, उसमें से एक बहुत छोटा हिस्सा ही देश को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। उनमें भी आपस में वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे कि हम फला राजपूत हैं, तुम फला राजपूत हो, ठीक है, वो आमेर के राजपूत हैं, हम चंदेला राजपूत हैं, तो आपस में लड़ रहे हैं। तो आपस में भी लड़ते थे, विद इन दी सोसाइटी भी लड़ते रहते थे। तो जो इनइक्वालिटी की, जो सोशल इनइक्वालिटी की कॉस्ट है, उसका बहुत हाई प्राइस हमारे देश को देना पड़ा, वेरी हाई प्राइस, चाहे अंग्रेजों के सामने देना पड़ा या उससे पहले देना पड़ा, पर हमारी सोसाइटी को बहुत, हमारे सोसाइटी के लोगों को, आम लोगों को उसकी भारी कीमत, और इसमें सभी जाति वर्गों को वो कीमत चुकानी पड़ी। जब दूसरों का जब शासन बदले तो सभी को बहुत नुकसान हुआ। ऐसा नहीं कि जो लोग तथाकथित रूप से जाति वर्ग में ऊपर थे उन्हीं को लाभ हुआ, परंतु फिर भी हमने इनइक्वालिटी को अपनी एक वैल्यू बना के रखा। ये 1857 के बाद ही जब मॉडर्न स्टेट, आधुनिक राजनीति, आधुनिक राज्य की बात होने लगी, तब हमें लगा कि नहीं यार, ये इनइक्वालिटी ही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। जब हम इस इनइक्वालिटी को अपनाते हैं तो क्या होता है, हमारा देश बढ़ जाता है, हमारा देश कमजोर हो जाता है। अगर ये इनइक्वालिटी नहीं रहेगी तो हमारा देश मजबूत हो जाएगा, हम लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। नहीं तो अन्यथा तो हमारे धर्मशास्त्र जिसमें लिखा ही हुआ है कि भाई वो उसको उसके यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए, वो बड़े लोग होते हैं, वो छोटे लोग होते हैं। परंतु हमें इस अंग्रेजों के जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें इस बात को समझ आया, दूसरे देशों को देख के समझ आया कि भाई ये इनइक्वालिटी खतरनाक चीज है। अगर हमें एक मजबूत देश बनाना है तो हमें सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को खत्म करना होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आज भी, जैसे हम कह रहे हैं कि महिलाएं जो है, औरतें डिफेंस फोर्सेस में काम नहीं कर सकती, वो कमजोर होती हैं। कर सकते हैं, हमने नियम बना रखा है, हमारा एक सोशल सिस्टम है, हमने नियम बना रखा है। अब इससे नुकसान क्या होगा? अगर औरतें आर्म्ड फोर्सेस में काम नहीं कर सकती तो इससे क्या नुकसान होगा? सर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को कम करेंगे। आधा ह्यूमन रिसोर्स तो हमने खुद ही कम कर दिया। अब जैसे बाबर या अंग्रेज या कोई भी ये लोग कैसे जीत सके? क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, आधे समाज को, तो भाई औरतें हैं, मान लीजिए हम उस समय पर 30 करोड़ थे,
या लेट से 20 करोड़ थे जब बाबर हमारे देश में आया, लगभग 20 करोड़ के आदमी, तो हमने 10 करोड़ तो महिलाओं को कह दिया कि भाई तुम्हारा काम है ही नहीं, तुम्हारा काम चूल्हा चौका करना है, तुम चूल्हा चौका करो। ये जो बाकी 10 करोड़ बच गए उसमें हमने लाइनें खींच दी कि भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम लड़ना नहीं है, तुम ये हो, तुम शूद्र हो, तुम लड़ना नहीं है। तो ये जो 10 करोड़ बच गए, इस 10 करोड़ में से आपने और काट छाट के रह गए 1 करोड़ लोग, ठीक है, जो केवल 20 करोड़ की आपकी आबादी है, पर डिफेंस करने के लिए जो लड़ सकते हैं वो लोग 1 करोड़ या उससे भी कम रह गए, या 50 लाख रह गए। इन 50 लाख लोगों में से भी लोग आपस में लड़ रहे हैं कि भाई मैं चंदेल हूँ, मैं फलाना राजपूत हूँ, मैं ढिमकाना राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ, तो ये आपस में भी बट गए 2-2, 5-5 लाख। इनमें से कुछ आयु वर्ग में बट गए, कुछ छोटे बच्चे थे, कुछ बुजुर्ग थे, तो वो लड़ नहीं सकते, तो जो लड़ने की उम्र के रह गए 5 लाख में से वो लोग रह गए, 1 लाख ही लोग ऐसे रह गए जो लड़ाई लड़ सकते थे। अब इन 1 लाख में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि अब 1 लाख में से आप चयन करोगे तो कुछ कमजोर होंगे, कोई फिजिकली इनकेपेसिटी में होगा, हर कोई नहीं लड़ सकता। जैसे हर कोई पढ़ नहीं सकता, ऐसे हर कोई लड़ भी नहीं सकता, हर किसी के अंदर वो क्षमता नहीं है डिफेंस में जाने के लिए। तो हमने जो अपना जहां से सेलेक्ट किए अपने फौजी, वो बहुत थोड़े से कर दिए कि भाई इन यही 5 लाख लोगों जो है यही लड़ सकते हैं, इन्हीं में से किसी को चुना जाएगा। आपने बना तो दिया ये इनइक्वालिटी का सिस्टम, पर ये इनइक्वालिटी का सिस्टम देश को पूरी तरीके से बांट रहा था, और उस बांटने के कारण विदेशी शक्तियां आप पर हावी होती जा रही थी। अब इसी चीज को रियलाइज करते हुए हमने समझा कि नहीं भाई, ये जो है इनइक्वालिटी बहुत बुरी चीज है, इसको जो है खत्म होना चाहिए। और फिर सबसे पहले हमने अपने फंडामेंटल राइट में रख दिया आर्टिकल 14, सबसे पहला आर्टिकल हमने यही रख दिया कि भाई जब ये इनइक्वालिटी खत्म होगी तभी तो भारत एक देश बन पाएगा, तभी हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। नहीं तो ये लगेगा अरे भैया ये तो राजा जी फला उनका देश है, वो जाने, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो भाई बहुत छोटी जाति का आदमी हूँ। आज हम ऐसा नहीं महसूस करते। अगर आज हमारे देश में कोई परेशानी आएगी तो हम बड़ी छोटी जात जैसा भी हो, हम कॉमनली फील करते हैं कि नहीं ये हमारा कंट्री है, ये मेरा देश है, अब मुझे अपने देश के लिए लड़ना है, ठीक है, मुझे अपने देश को बचाना है, मुझे अपने देश को बेहतर करना है, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मेरी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं तो फला जाति का हूँ तो इसलिए मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूं। तो ये जो इनइक्वालिटी है, आज जैसे महिलाएं हैं, ठीक है, आज महिलाएं एजुकेशन में जा रही हैं, साइंस में जा रही हैं, डिफेंस में जा रही हैं। आज महिलाओं को ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं हम क्या है, नहीं तो अदरवाइज औरतों का हम क्या है, मैं तो भैया औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है, ये भी एक नैरेटिव होता था। तो जब ये इनइक्वालिटी की दीवारें टूटेंगी तब हमारा देश और मजबूत होगा। हमारा देश मजबूत हुआ, परंतु अभी भी हमारे देश को अभी भी हम कह सकते हैं वी आर नेशन इन मेकिंग, ठीक है। व्हाई वी आर नेशन इन मेकिंग? Why I am saying that we are nation in making? हमारा देश अभी भी, राष्ट्र अभी भी हमारा बन रहा है। क्यों मैं ये कह सर अभी भी बहुत सारी डाइवर्सिटी जो हमारी सोसाइटी में बहुत मौजूद सारी है। डाइवर्सिटी में कोई समस्या नहीं है, लोग अलग अलग हो सकते हैं। जिस दिन हम ये एक्सेप्ट करने लगे कि लोग अलग अलग हो सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। कोई महिला भी हो सकती है फौज के अंदर में, कोई ब्लैक भी आ सकता है, कोई नॉर्थ ईस्ट का पर्सन भी आ सकता है, डाइवर्स हो सकते हैं हमारी क्लास में। हमें खुशी होनी चाहिए कि हम डाइवर्स हैं, हम अलग अलग हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि मुझे अपने ही क्षेत्र के लोग इकट्ठे कर लूं कि भैया बिहार भी हो तुम, सब बिहारी एक साइड आ जाओ ना, वो चीज सही नहीं है। तो ये आज भी थोड़ी हमारे बीच में आज भी इस तरीके के भेद मौजूद हैं कि भाई ये बिहार से है, ये नॉर्थ ईस्ट का है, ये तमिलनाडु का है। हम आज भी अपने अपने उन उसमें रहते हैं। आज भी हमारे देश में जाति को बेसिस पर जो इनइक्वालिटी है वो मौजूद है, धर्म के बेसिस पे जो एक भेद है वो मौजूद है हमारे देश में, क्लास के लेवल पर, ठीक है, जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर जो भेद है वो मौजूद है। तो ये जो भेद है,
ये भेद आज भी मौजूद है। इस भेद को धीरे धीरे, पहले से ये भेद कम हुआ है, जैसे पहले हम बटे थे उतने आज हम नहीं बटे हुए हैं, परंतु फिर भी आज हम बटे हुए हैं। आज भी हमें और बेहतर होने की जरूरत है। तो हमें संविधान क्यों नहीं बदलना चाहिए, उसका कारण सीधा सा ये है कि ये जो संविधान हमें मिला है, ये संविधान यूं ही नहीं मिला, ये सैकड़ों सालों के संघर्ष से मिला है। इस संघर्ष में बहुत सारे दुख तकलीफें झेली गई हैं। इस संविधान को हमने मतलब बड़े एफर्ट से हासिल किया है। इनइक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ साधारण सी बात है, परंतु इस बात को समझने में हमने कई सौ साल लगाए हैं कि जब रूल ऑफ लॉ होगा तो हमारा देश मजबूत बनेगा। जब हम अपने देश के वंचित तबकों को बराबर लेकर आएंगे तो हमारा देश मजबूत बनेगा। जब हम भाषा का, छूत छात का भेद नहीं करेंगे तो हमारा देश मजबूत बनेगा। तो जब हमारे पास सभी व्यक्ति के पास, इंडिविजुअल व्यक्ति के पास एक फ्रीडम होगी, बोलने की क्षमता वो होगा, आज़ादी होगी, एक्सप्रेस करने की आज़ादी होगी, तो हमारा देश मजबूत बनेगा। तो ये जितने प्रावधान हैं, हम जो संविधान के जितने प्रावधान हैं, वो सब क्यों है? वो सब इसलिए नहीं है कि केवल वो अच्छी अच्छी बातें हैं, वो इसलिए भी है कि वो बातें हमने बहुत से संघर्ष से सीखी हैं। ठीक है, दुनिया के संघर्ष से सीखी हैं, अपने देश के संघर्ष से सीखी हैं। बाबा साहब ने भी दुनिया भर के संघर्षों का अध्ययन किया कि कहाँ क्या चीज़ प्रैक्टिस होती है और उसके अनुसार उन्होंने उसको लागू किया। तो हमारा संविधान एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसको हमने अर्न किया है, बहुत मेहनत से अर्न किया है, बहुत लाइव्स का सैक्रिफाइस करके अर्न किया है। तो इसलिए इस संविधान को, ये कागज की किताब नहीं है, ये लॉ बुक ऐसे नहीं है कि कोई कानून है, ये ऐसा नहीं है। ये एक धरोहर है, बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है, और ये धरोहर हमने बहुत मेहनत और संघर्ष से प्राप्त की है। अगर हम इसको खो देंगे, आज हो सकता है बहुत से लोग उल्टे उल्टे नैरेटिव चलाएं कि ये रूल ऑफ लॉ और रिजर्वेशन या वंचित तबकों को क्यों होना चाहिए, हो सकते हैं नैरेटिव चले, परंतु हमें ये याद रखना चाहिए कि ये चीज़ हमने कितने लाइफ के सेक्रीफाइस के बाद हासिल किया है। इसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, इसको खो नहीं सकते हम, और इसको खो देंगे तो इसकी बहुत कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। दोबारा से वही समय दोबारा आ सकता है जैसा समय पहले था कि कोई भी आदमी आ रहा है, 100, 500, 1000, 10,000 आदमी इकट्ठा किया, आज भी नहीं तो फिर पता चलेगा हमारे देश में कुछ नए लोग अपना सेना लेके आ जाएंगे, 10-20-50,000 आदमी इकट्ठा करेंगे और फिर हमारा देश उसी रास्ते पर जा सकता है जिसकी पूरी संभावना है। ठीक, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसे बचा के रखें। इसीलिए संविधान को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता, संविधान को नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि संविधान एक किताब नहीं है, एक रूल बुक नहीं है, बल्कि ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी एस्पिरेशंस को, लोगों की एस्पिरेशंस को, तो उनको वो दर्शाता है। और जो हमारी सीख है, जो हमने बहुत मेहनत से, बहुत सेक्रीफाइस से, बहुत लॉस के बाद सीखा है, तो संविधान, मुझे कंप्लीट कर दें, तो संविधान को नहीं बदला जाना चाहिए। अब तुम पूछो सवाल, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग। हाँ, सवाल ये है, जैसे कि सर कह रहे हैं कि संविधान को नहीं बदला जा सकता और बदलना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मैम, सकने को कुछ भी हो सकता है। देखो, सकना 368 है, 368 में प्रावधान लिखे उन्होंने कर ली। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि एक आम आदमी को क्या सोचना चाहिए, आम आदमी की समझ के तौर पर कहना चाहिए, क्यों हमें अपने संविधान को वैल्यू करना चाहिए। जी जी जी, जैसे कि आर्टिकल 12 हम पढ़ते हैं तो डेफिनेशन दी हुई है, परिभाषा फॉर रिगार्डिंग फॉर फिजिकल स्ट्रक्चर एंड ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, वर्टिकल स्ट्रक्चर, और जो भी हमारा जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जितनी भी हमारी अथॉरिटी है, या चाहे वो लैंड है। बट अभी रिसेंटली एक न्यूज आ रही है कि अभी 150 ट्रेनें सेल आउट की जा रही हैं। अगर उस पे कंट्रोल सरकार का है तो भारत सरकार की ही प्रॉपर्टी, उस भारत की जो परिभाषा दी गई है उसके विपरीत काम सरकार कर रही है, तो क्या हम लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसका हम अपोज करें?
खैर ये सवाल काफी अलग है उस सवाल से, क्योंकि ये जो राष्ट्रीयकरण है, ठीक है, हमारे पास देखो बिजनेस कैसे चलेंगे, ठीक है, वो दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जो हमारा नेशनलाइजेशन है, जो रेलों का सार्वजनिकरण है या एयर इंडिया का सार्वजनिकरण है, नेशनलाइजेशन जो हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, वो भी एक प्रक्रिया है, परंतु मतलब इसमें दो अलग अलग मत है। राष्ट्रीयकरण को लेकर समाजवादी मत है और एक कैपिटलिस्ट पूंजीवादी मत है, ठीक है, और भारत के अंदर में ये दोनों मत इसको लेके बहुत मजबूत है, अलग अलग तरीके के मजबूत है। एक समय पर पूंजीवादी मत मजबूत था, बाद में समाजवादी मत मजबूत हुआ। उस समाजवादी मत के चलते हुए, सोच के चलते हुए हमने राष्ट्रीयकरण किया, बहुत सारी चीजों का उसका फायदा नुकसान दोनों ही हुआ। राष्ट्रीयकरण हमेशा फायदेमंद होगा, ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसे शायद ये इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये समझा था, देखो फ्री कैपिटल अपने आप में एक बहुत जरूरी चीज है। मुक्त पूंजी ये बहुत जरूरी चीज है। राष्ट्रीयकरण जो होता है किसी भी पूंजी को कैद कर लेता है। केवल कौन तय करेगा रेलें कैसे चलेंगी? केवल एक अधिकारी बैठा हुआ, एक कोई ऊपर बैठा हुआ आदमी तय करेगा, उसकी मर्जी है, वो जैसे डिसाइड करे। तो इसके नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। हो सकता है वो एक्सपर्ट ना हो सकता है उसका अपना इंटरेस्ट ना हो सकता है वो करप्ट हो, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, और जिसको रोका जाना संभव नहीं है। बल्कि मुक्त बाजार की जो व्यवस्था है, जबकि वो उसके विपरीत कई सारे फायदे देती है। कभी नेशनलाइजेशन का डिबेट अलग से कर लेंगे, ठीक है, मुझे लगता है ये, क्योंकि अपना बड़ा बहस है, इस पर मैं अलग से बात कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपको राष्ट्रीयकरण समझना है तो आपको सोवियत संघ की हिस्ट्री, उसका प्रभाव, फायदे और नुकसान, और उसके अलावा जो अन्य कम्युनिस्ट देश थे, ठीक है, जो साम्यवादी देश थे, उनका किस तरीके की ग्रोथ हुई, किस तरीके का फायदा हुआ, किस तरीके का नुकसान हुआ। साम्यवाद में अपने तरीके के नुकसान है और उनको हम किसी और दिन बात कर सकते हैं। तो आज वो राइट टाइम नहीं है। आज हम संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान साम्यवाद की बात वैसे मोटे तौर पर नहीं करता है, ठीक है। संविधान में हमने साम्यवादी शब्द, समाजवादी शब्द इंसर्ट किया है, पर समाजवाद, हमारा जो संविधान है वो मोटे तौर पर साम्यवाद की बात नहीं करता है। नेशनलाइजेशन की बात हमें कम से कम संविधान में नहीं मिलती है, ठीक है। कुछ लोग उसका उस समय उस मत के थे, कुछ लोग उस मत के नहीं थे। यही कारण है कि साम्यवादी जो विचार है उनको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया। मैं केवल वो बात कह रहा हूँ कि जो चीजें डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस की गई हैं, चाहे वो रूल ऑफ लॉ है, चाहे वो एंड ऑफ अनटचेबिलिटी है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस है, वो सारे जो विचार हैं वो हमारे संविधान का हिस्सा है। उन संविधान के हिस्सों को हमें, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ लॉ है, तो हमारे देश में जो सिस्टम्स है, हमारे देश में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, और ऐसे तमाम सारे प्रावधान हैं जो इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। और वो सब क्यों इनकॉर्पोरेटेड है? क्योंकि उन्हें हमने लर्न किया, बड़े लंबे स्ट्रगल के बाद लर्न किया है, तो उनको यूं ही नहीं बदल देना चाहिए। तो ये तो तर्क हुआ कि क्यों हमें संविधान नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। पर अब तर्क दूसरा उठता है कि क्या हम संविधान में, अगर मान लो 1950 में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये तो मौजूद भी नहीं थी, इसके बारे में तो किसी को सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसी चीजें भी बन सकती हैं, कोई फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी चीजें भी आ सकती हैं जो अलग ही तरीके से काम करने लगेंगी, जो समाज में पता नहीं किस किस तरीके का असर छोड़ने लगेंगी। ये तो उस समय सोची ही नहीं गई बात थी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस समय पर सवाल ही नहीं थे, तो उनका आंसर भी वो नहीं ढूंढे होंगे। परंतु समय के साथ ये जब बदलेगा समय, तो परिस्थितियां भी बदलेंगी। उस समय पर हमारे संविधान में क्या होना चाहिए? तो क्या संविधान अगर जड़ रहेगा, फिक्स रहेगा, पत्थर की तरह रहेगा, तो नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए इस बात को समझा गया
कि नहीं, संविधान एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ग्रोइंग डॉक्यूमेंट है, धीरे धीरे जिसे इवॉल्व होना चाहिए, बदलना चाहिए। तो इसीलिए हमने हमारे जो संविधान निर्माता थे, आजाद थे, उन्होंने ही खुद इसमें प्रावधान डाला, क्योंकि अगर इसको नहीं बदला जाना चाहिए तो फिर धारा 368, इसमें आर्टिकल 368 रखा ही क्यों गया। अगर मेरी पहली बात के हिसाब से चलेंगे तो पहली बात के अनुसार अगर ऐसा है कि संविधान इतना ज्यादा स्थायी है तो आर्टिकल 368 की जरूरत ही नहीं है, 368 रखा ही क्यों गया। तो 368 का डायरेक्टली इस बात को समझाता है कि नहीं, इसमें बदलाव की जरूरत होनी चाहिए। तो बदलाव की जरूर एक्सेप्ट किया है संविधान निर्माताओं ने कि इसको बदला जाना चाहिए, बदला जा सकता है जरूरत पड़ने के अनुसार। जैसे जैसे समय बदलेगा हम इसे बदल सकते हैं, पर क्या नहीं बदल सकते, वो एक विशेष कोर्ट केस है जिसके द्वारा हमें ये बताया गया कि हम क्या क्या नहीं बदल सकते। ठीक है, तो जो मेरे ये वाली बात है, नहीं वाली बात को हम उसमें जस्टिफाई करेंगे। अगर आर्टिकल 368 की बात करें तो आर्टिकल 368 हमें ये प्रावधान देता है कि हम विशेष बहुमत से, एक खास तरीके का बहुमत होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से हम संविधान के प्रोविजंस को बदल सकते हैं। तो विशेष बहुमत क्या होता है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने सदस्य आए हुए हों उस दिन, प्रेजेंट हों और वोट कर रहे हों, उनका 2/3 लोग, मान लीजिए हमारे संसद में 545 लोग हैं, 545 दिन में उस दिन जब वोट हो रहा है तो लेट्स से 450 लोग मौजूद हैं, 95 लोग या तो आए नहीं है या उनकी सीट खाली पड़ी है, कुछ भी हो सकता है। तो 450 लोग का 2/3 यानी कि 300 प्लस लोग एमपी दोनों अलग अलग, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अलग अलग 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर ये कहते हैं कि हाँ जी इसे बदला जाना चाहिए तो ये बदला जा सकता है। उसके अलावा 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग के अलावा हाफ ऑफ टोटल नंबर की, कुल कितने सदस्य हैं, मान लीजिए 245 है, मान लीजिए किसी विशेष दिन में बहुत कम सदस्य आए, 200 ही सदस्य आए, 200 में से 150 सदस्यों ने कहा कि हाँ ये संविधान बदला जा सकता है, इस प्रावधान को बदल दिया जाना चाहिए, तो क्या 150 लोगों के से वो अमेंडमेंट पास हो जाएगा? नो, 2/3 मेजॉरिटी होगा। नो सर। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये हाफ से भी कम है। ये हाफ से कम है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक तो ये क्राइटेरिया है कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड हाफ ऑफ द टोटल नंबर, जितने भी लोग उस समय सदस्य हों, मान लीजिए हमारे इस समय 540 सदस्य हैं जो चुने गए हैं, तो इन 540 के 270, तो कम से कम 270 जब इसके फेवर में वोट करेंगे और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग वोट करेंगे, तभी ये संविधान में कोई अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पहला इसके अंदर का हिस्सा है आर्टिकल 368 का, जो कि साधारण बहुमत के अलावा है। साधारण बहुमत वाले चीजें जैसे मैंने राज्यों का आपको जिक्र किया था, राज्य विधान परिषद को बनाना, जो स्टेट काउंसिल है उनको बनाया जा सकता है, जो भत्ते हैं, वेतन है, सैलरीज हैं, उनको सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है, परंतु विशेष बहुमत अन्य सभी प्रावधानों के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अब विशेष बहुमत भी दो तरीके का है। एक तरीके का बहुमत तो ये हो गया, अच्छा इसमें राज्यसभा और लोकसभा को अलग अलग वोट करना होता है, इसमें कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है।
कुछ प्रावधानों में हमारे देश में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है, परंतु जो अमेंडमेंट का काम है उसके लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। लोकसभा को अपने में 2/3 एंड हाफ ऑफ वोटिंग, हाफ ऑफ टोटल नंबर होना चाहिए, और राज्यसभा में सेपरेटली 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड हाफ ऑफ टोटल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा एक और तरीके का, इससे भी ज्यादा मुश्किल रखा गया है, मतलब इसको इसलिए ऐसा किया गया है कि इस बात की संभावना कम ही होगी जब ज्यादातर जो एमपी हैं वो किसी बदलाव के लिए सहमत हो। तो मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर एक साथ वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग उस बात के लिए सहमत हैं, और जब इतने लोग किसी बात के लिए सहमत हैं तो निश्चित रूप से उसको लागू किया जा सकता है, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था। अब अगले हिस्से में एक और लेवल पर लेके गए हैं जब वो कहते हैं कि कुछ विशेष क्षेत्र हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। कुछ प्रावधान हमारे ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारी फेडरल नेचर को, हमारा जो देश है वो एक फेडरेशन है, ठीक है, उसमें राज्यों की भी भागीदारी है, तो राज्य अपने में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है और हम यूनियन जो है फेडरेशन अदर स्टेट्स पर डायरेक्टली अटैक नहीं करें। तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर को आप बदल रहे हो तो आपको इस 2/3 एंड हाफ के अलावा 14 राज्यों का, हाफ ऑफ द स्टेट का कंकरेंस भी चाहिए होगा, हाफ स्टेट्स की सहमति चाहिए होगी। तो ये बेसिक बदलाव हैं जिसके द्वारा हम अपने संविधान को में संशोधन कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रावधान हो सकते हैं जिनमें हमें राज्यों की सहमति की जरूरत होगी? वो हो सकते हैं जैसे हम जो सेंटर और स्टेट लिस्ट में कोई बदलाव करना चाहे, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, स्टेट नहीं क्या बोलते हैं, यूनियन एंड स्टेट ही बोलते हैं। यस सर। स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो अगर इसमें कोई बदलाव किया जाना है, इसमें आपको इस स्पेशल मेजॉरिटी के अलावा आधे राज्यों की सहमति चाहिए होगी। आपको यदि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई बदलाव करना है, क्योंकि प्रेसिडेंट फेडरल स्ट्रक्चर का भी हेड है, तो ऐसे में आपको आधे राज्यों की सहमति चाहिए होगी। अगर आप उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स में कोई चेंज कर रहे हो तो आपको आधे राज्यों की सहमति चाहिए होगी। अगर सेंटर और स्टेट के बीच जो डिवीजन है, ठीक है, जो शक्तियों का विभाजन है, जिसमें ये कहा गया है कि सेंटर क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, तो ऐसे में आपको राज्यों की सहमति चाहिए होगी। ठीक, संसद में कितनी सीटें होंगी, राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व है, ये फिक्स है। राज्यसभा के अंदर में हर एक राज्य से कितनी सीटें आएंगी ये फिक्स होता है। लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी वो फिक्स होता है। अगर इस नंबर को चेंज किया जा रहा है तब जो है इसकी राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। और जो सिविल सर्विसेज लॉ है, इसमें भी अगर कोई बदलाव किया जा रहा है तो हमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। जो आर्टिकल 311-12 है उनमें भी अगर हम कोई बदलाव कर रहे हैं तो राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। तो ये हमारा बेसिक प्रोसेस है। सर जीएसटी भी तो इंक्लूडेड है ना? जीएसटी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि जीएसटी ऐसा टैक्स था जो राज्य की कैटेगरी में, उसमें दोनों अलग अलग टैक्स थे। जीएसटी किस किस टैक्स से मिलकर बना, जीएसटी में क्यों सहमति चाहिए थी हमें? क्योंकि सर उसमें सरकार का भी हिस्सा है टैक्स में, और स्टेट गवर्नमेंट का। हाँ, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसने यूनियन को अपने टैक्स दिए हैं जो सेंटर के टैक्स होते हैं, स्टेट को अपने टैक्सेस दिए। उसने यूनियन को टैक्स दिया कि आप एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज टैक्स ले सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स ले सकते हो, आप कस्टम टैक्स ले सकते हो, ठीक है, ये टैक्स आप ले सकते हो, सर्विसेज पर टैक्स ले सकते हो। परंतु स्टेट को कहा कि गुड्स के सेल पर, कोई सामान की बिक्री हो रही है उस पर टैक्स आप ले सकते हो। अदर एरियाज थे उन पर, जैसे जो लिकर प्रोडक्शन होता है, लिकर के प्रोडक्शन पर आप टैक्स ले सकते हो। तो दोनों के टैक्सेस को हमारे संविधान ने बांध दिया था।
कि आपके अपने अपने क्षेत्र हैं, आप अपना अपना टैक्स दो, अपना अपना काम चलाओ। परंतु जीएसटी एक ऐसा लॉ है जिसने इन सभी कानूनों को एक साथ जोड़ने की बात की। जब ये कानून जोड़ रहे तो हम कहीं ना कहीं सेंटर यूनियन जो स्टेट की शक्ति है सेल्स की, ठीक है, सेल पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को है, हमारे को नहीं था। तो क्योंकि हम उस अधिकार का जो हमारी जो सिविल लिस्ट है उसमें बदलाव, जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है उसमें हम बदलाव करने जा रहे थे, इसलिए ये आवश्यक था कि हम राज्यों की सहमति भी लें, क्योंकि वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बदल रहा है। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर को बदलने वाला अगर कोई भी अमेंडमेंट होगा तो ऐसे समय पर आपको राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ बेसिक समझ है, हमें अपने संविधान को लेकर समझना चाहिए कि हमारा संविधान अमेंडमेंट के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये नहीं कहा कि आप अपने संविधान को नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा है कि समय के अनुसार, देश की आवश्यकताओं के अनुसार संविधान को बदला जा सकता है, परंतु वो जो बदलने की शक्ति होगी बहुत सीमित होगी, लिमिटेड शक्ति होगी, ठीक है। हम ऐसे नहीं अपनी विल से जो चाहे वो बदल दें, तो वो शक्ति उन्होंने ना देने का प्रयास किया है कि ये केवल विशेष परिस्थितियों में ही बदला जाए। परंतु अब धीरे धीरे हमारी जो राजनीतिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो बदलता जा रहा है। कैसे बदलता जा रहा है हमारा राजनीतिक सिस्टम? हमारा राजनीतिक सिस्टम एक बहुत, क्योंकि हमारे राजनीतिक सिस्टम में हमारा एक बेसिक फंडामेंटल फोर्स है, वो है हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि हर एक क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर आता है, जो व्यक्ति उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या राज्यों के संदर्भ में एमएलए कहते हैं। जो समझ थी, जो संविधान निर्माताओं की समझ थी कि ये जो व्यक्ति चुनकर आएगा ये बहुत इंडिपेंडेंट व्यक्ति होगा, बहुत अच्छे विचार रखने वाला, क्लियरिटी ऑफ थॉट होगी इसको, तो ये उस क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाला व्यक्ति होगा, ऐसा उनका मानना था। परंतु धीरे धीरे हुआ क्या कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इंडिविजुअल मेंबर से कहीं ज्यादा भारी हो गया। आज पार्टी किसी को भी चाहती है, उसे खड़ा करती है, उससे वो जीतता हारता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, उस व्यक्ति की जो राय है उसका कोई महत्व नहीं रह गया। अब उस पार्टी के पास बस उतनी सीटें होनी चाहिए, जबकि हमारे संविधान निर्माताओं की समझ में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होना चाहिए। वो पार्टी का सदस्य है, ठीक है, परंतु उस पार्टी से ज्यादा उससे भी आगे उसकी सोच होनी चाहिए। परंतु आज के पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे लोगों को लिया ही नहीं जाता जो मतलब कोई विचार रखते हो, समझ रखते हो, जिनके अंदर प्रतिनिधित्व की शक्ति है। आज के समय में केवल कैरियरिस्ट लोगों को, जिनको पैसा बनाने की बहुत इच्छा है, जिन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, जो बहुत कैरियरवादी हैं, ऐसे लोगों को ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उन्हीं को पार्टी टिकट देती है, जिसके कारण वो व्यक्ति बस टू द लाइन करते हैं, जैसा कहा जाता है वो कर देते हैं। उनकी अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग बहुत कम होती है। उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग का सिर्फ पैसा बनाने तक रहती है कि भाई मेरे काम जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बना हूँ, मैंने इतने करोड़ रुपया खर्चा किया है, अब मेरा काम है कि मैं कैसे अपने पैसे की रिकवरी करूँ। तो इस तरीके का एक पॉलिटिकल सिस्टम धीरे धीरे बनता जा रहा है, जिसके कारण आज जो है अमेंडमेंट करना रिलेटिवली आसान होते जाएगा। तो हो सकता है किसी पार्टी के पास कल 350 सीटें आ जाए, आधे राज्यों में उसकी सरकार हो, तो वो किसी भी तरीके का संविधान बदल सकती है, जो कि संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, जो कि अच्छी चीज नहीं होगी। और ऐसा हुआ भी है, इतिहास में ऐसा हुआ भी है। ऐसा इतिहास में कब हुआ है? 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट भारत में 2 बार, एक 24वां अमेंडमेंट है और एक 42वां अमेंडमेंट, और फिर एक 44वां अमेंडमेंट भी है। ये कुछ मेगा अमेंडमेंट्स है,
ठीक है। इसमें खास तौर में 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। जिसमें संविधान के अंदर आधारभूत बदलाव कर दिए गए, बेसिक चेंज कर दिए गए। तो उसका कारण क्या था? आप लोग अगर राजनीतिक परिस्थितियों को जानते होंगे, हमारे देश में शासन एक पार्टी का, ठीक है, सबको पता है कांग्रेस पार्टी का शासन हुआ करता था। इंदिरा गांधी उनकी उसकी हेड थी, प्राइम मिनिस्टर थी, और बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब लेडी थी, और जो बाकी सारे एमपी एमएलए थे उनका कोई बहुत ज्यादा से नहीं था, ठीक है। वन मैन शो टाइप का काम था। तो ऐसे में वन मैन शो में आप जिसको चाहे उसको एमपी बना सकते हैं, जिसको चाहे उसको एमपी ना बनाए। तो आपको क्या चाहिए? सिर्फ 2/3 एमपीज, मेरे पास 2/3 एमपी और आधे राज्यों में सरकार। अगर मेरे पास ये बन जाती है, कोई व्यक्ति किसी तरह से इसको हासिल कर लेता है, तो क्या होगा? वो संविधान में कोई भी बदलाव कर सकता है, और ऐसा किया भी गया, ठीक है। इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में बड़े बदलाव किए, ठीक है, जिसे 42nd अमेंडमेंट कहा जाता है, जिसमें इवन जो कार्यकाल था लोकसभा का वो बदल दिया गया, 6 साल कर दिया गया, क्योंकि वो इलेक्शन हार गई थी, और ऐसे कई सारे प्रावधान इसमें लाए गए। अब इन प्रावधानों पर, ठीक है, या इसको और थोड़ा सा पीछे चले कि यानी कि संविधान में व्यापक बदलाव किए जाना असंभव नहीं है। हमारा संविधान, ये संविधान का एक क्रिटिसिज्म भी कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं कि हमारा संविधान बहुत ही अमेंडमेंट फ्रेंडली है, ज्यादा अमेंडमेंट फ्रेंडली है। जैसे यूएस का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान है, वो इतनी आसानी से नहीं बदल सकता। उसका अमेंडमेंट का सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अब वहाँ संविधान में अमेंडमेंट लाना बड़ा जटिल काम है, परंतु हमारे देश में रिलेटिवली अमेंडमेंट लाना हमारा देश नहीं चाहता था कि हम अमेरिका जैसा कॉम्प्लिकेटेड अमेंडमेंट सिस्टम बनाएं। हमें लगता था कि नहीं, अमेंडमेंट की जरूरत होती है, तो इतना टफ सिस्टम भी नहीं होना चाहिए, एग्जाम इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए कि कोई पास ही ना हो पाए। क्योंकि अगर हमने एग्जाम रखा है, हम खुद कह रहे हैं कि अमेंडमेंट होना चाहिए, तो यानी कि अमेंडमेंट हम चाहते हैं, तो इसको इतना मुश्किल भी ना बना दें कि वो हो ही ना पाए। कभी पढ़िएगा कि अब्राहम लिंकन ने, ठीक है, इसको अगर आप इस चीज को समझना चाहें तो अब्राहम लिंकन ने अब्राहम लिंकन को क्यों हम अब्राहम लिंकन मानते हैं, क्यों उनको इतना बड़ा महान आदमी माना जाता है? यूएस हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट है वो, और निश्चित रूप से हैं भी। क्यों उनको ऐसा माना जाता है? जो ब्लैक लोगों के लिए कुछ किया था, वाइट के लिए। हाँ, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने स्लेवरी वहां पर यूएसए में उनके समय पर 1850 के समय पर जो है स्लेवरी बहुत बुरी तरह से मौजूद थी, ठीक है। जो दास प्रथा थी, ब्लैक लोगों को दास बना के रखा जाता था। ब्लैक नहीं, व्हाइट लोग भी दास हुआ करते थे। ये बात मुझे बाद में पता चलेगी, खाली ब्लैक ही दास नहीं होते थे, व्हाइट भी दास होते थे, पर ज्यादातर ब्लैक दास होते थे। कुछ व्हाइट लोग भी दास हुआ करते थे, स्लेव, और उनका ग्रॉस एक्सप्लॉइटेशन था। और वहाँ के जो कानून था उस समय का, जो उनका संविधान और कानूनी सिस्टम था, उसमें एक तरीके से उस दास प्रथा को की सहमति थी कि ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो वाइट रेस होती है उसका काम रूल करना होता है, और ये जो बाकी ब्लैक रेसेस हैं, अदर रेसेस हैं, ये छोटी रेस है। उस समय पर रेसिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया था, तो उस समय रेसिज्म को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाता था, और ये माना जाता था कि जो गोरे लोग होते हैं वो बेहतर लोग होते हैं, जो काले लोग होते हैं, जो ब्राउन लोग होते हैं, ये लोग मतलब दिमागी रूप से सब तरीके से कमजोर होते हैं, ये लायक नहीं होते हैं। तो इस आधार पर एक तरीके से स्लेवरी वहां पर लीगल थी। तो इस स्लेवरी को अबॉलिश करने का, कि हम अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली स्लेवरी को अबॉलिश करते हैं, इसके लिए उन्होंने एक बिल लाए थे,
और उस बिल को पास कराया था, जिस बिल को पास कराने के लिए उन्होंने 2-3 साल तक पूरे अपने कार्यकाल में जब वो प्रेसिडेंट थे तो काफी मेहनत की और काफी स्ट्रगल के बाद और काफी मैनिपुलेशन के बाद, मैनिपुलेट भी किया उन्होंने कुछ चीजों को, उसके बाद उन्होंने फाइनली वो संविधान के अंदर में स्लेवरी का जो क्लॉज था उसको अबॉलिश करवाया। तो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के लिए वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में वो जिम्मेदार है। तो वो जो बदलाव था वो बहुत जटिल था, ठीक है, उसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो ये वो अगर उस पहलू को आप समझेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कितना मुश्किल है, जो उन्होंने आखिरकार हासिल किया था इतनी समस्याओं के बाद। और हमारे देश में अमेंडमेंट इतना मुश्किल नहीं है, बहुत मतलब रिलेटिवली आसान है। 2/3 एमपी चाहिए, 14 राज्यों में सरकार चाहिए, जो कि हमारे देश में कई बार ऐसा हो चुका है जब किसी पार्टी के पास 2/3 एमपीज रहे हो और 14 राज्यों में सरकार रही हो, और ऐसे में वो रिट जारी करके किसी भी संविधान को बदल सकता है। तो संविधान किस हद तक बदला जाना चाहिए, ये सवाल जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कई बार आया। कई बार इस सवाल को उठाया गया कि भाई हम संविधान को क्या बदल सकते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जो संविधान में जो बदलाव है, जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, ये गैर कानूनी है और ये वो नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो उसमें जो महत्वपूर्ण केस है 1951 में सबसे पहला जो केस रखा गया था वो था शंकरी प्रसाद, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस में इस सवाल को चुनौती दी गई कि क्या कि जो संसद है उसके पास संविधान में संशोधन करने की क्षमता नहीं है। उसने कहा कि वो कर सकता है, और बेसिकली सवाल था फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट का। तो क्या फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ अमेंडेबल है। फिर गोलकनाथ केस आया 1967 में। कुछ महत्वपूर्ण केस हैं, इनके नाम आप याद कर सकते हैं। गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद का 1951 में था। सवाल था कि क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने लोगों ने एक केस लेके पहुंचे कि भाई ये फंडामेंटल राइट को इन्होंने अमेंड कर दिया है, क्या ये नेहरू सरकार ने किया था, तो क्या इसको बदला जा सकता है, इसको बदलना गैर कानूनी होगा। तो इस केस में उन्होंने फैसला सुनाया था कि नहीं, संविधान में ये बदलाव किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1967 में ये पोजीशन बनी रही। 1967 में था गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 1967 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी पोजीशन को रिवर्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अनम्यूटेबल है, उनको अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, अमेंड नहीं किया जा सकता। ट्रांसेंडेंटल है और अमेंड नहीं किया जा सकता, उनमें बदलाव नहीं किए जा सकते। तो जो अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट में किया गया वो गैर कानूनी है। ये गोलकनाथ केस में इस विषय पर बात हुई। 1924 फिर इसके बाद 24वां संशोधन आया था, जिसमें 1971 में, जिसमें संविधान में बड़े बदलाव लाए गए थे। तो यहाँ पर जो है ये सवाल फिर दोबारा एक बार 24वें अमेंडमेंट के बाद कि दोबारा से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्या जो है फंडामेंटल राइट को बदला जा सकता है। इस केस में केशवानंद भारती, ये हमारा सबसे फेमस केस है इस कॉन्टेक्स्ट में, 1973 का। इस केशवानंद भारती केस में ये फैसला दिया गया कि नहीं,
फंडामेंटल राइट भी बदले जा सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया जो हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, वो बात कहीं भी नहीं लिखी हुई है, परंतु उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन को ऐसे लिया कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आप फंडामेंटल राइट को भी बदल सकते हैं, संविधान के और एस्पेक्ट को भी बदल सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया गया कि संविधान के जो कुछ ऐसे बेसिक पहलू हैं जिनको नहीं बदला जा सकता, जो बेसिक बुनियाद है, जिसको जो जड़ है, वो आप कोई भी संसद उसको नहीं बदल सकती। तो ये एक अपने में इंटरेस्टिंग पोजीशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी और ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर इस केस में मिला। इसके बाद भी कुछ केस हैं, जैसे मिनर्वा मिल केस है, इसमें भी इसी बात को रीस्टेट किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण केस हैं जिनके द्वारा शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, इसमें मेनका गांधी केस भी आता है। तो ये कुछ ऐसे केस हैं जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की, मतलब 1973 में केशवानंद भारती केस के बाद से इस डिस्कशन में, इस लंबे चले डिस्प्यूट में, इस लंबे चले विवाद में कि हमारा संविधान कितना बदला जा सकता है, क्या हम अपने संविधान को पूरी तरह से भी बदल सकते हैं। सवाल बेसिक यही था कि हम पूरा संविधान नया लिख दें, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने लिखा उसकी जगह मैं एक बिल्कुल नया संविधान ले आऊं और मैं कहूं कि ये अमेंडमेंट है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यू कैन नॉट अमेंड दी बेसिक स्ट्रक्चर, की जो हमारी रीड है उसको नहीं बदल सकते। तो इसमें अब सवाल है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, क्या क्या चीजें कवर होती हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। कोई बता सकता है बेसिक स्ट्रक्चर में क्या कवर होता है? तो जैसे जुडिशियल रिव्यू होता है, एक रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, करेक्ट। तो बेसिक जो बुनियाद है हमारे संविधान की वो इसमें कवर्ड है, जैसे कि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है? प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, या लोकसभा में स्पीकर या प्रेसिडेंट, कौन सुप्रीम है? सबसे ऊपर अथॉरिटी क्या है? सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में संविधान हमारी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। हम सब लोग किसके लिए काम करते हैं? हम सब लोग किसी के लिए काम नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट हमें अपॉइंट करते हैं, पर अल्टीमेटली हम किसके सिपाही हैं? हम अपने संविधान के सिपाही हैं। हमारा सबसे ऊपर क्या है? संविधान सबसे ऊपर। तो हमें जो काम करना चाहिए सबसे ऊपर, अगर कोई आपको कभी भी ये डाउट हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं ये करूं, आपको कोई एक ऐसा ऑर्डर दिया गया जो आपको लग रहा है, जिसके लिए आप सहमत नहीं है, अपैरेंटली गलत लग रहा है, तो आपको क्या सोचना चाहिए? भाई मैं कौन मेरा बॉस है? तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर हमारा जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, कल को कोई कहे या रिपब्लिक कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो रिपब्लिक है, हम एक रिपब्लिक है, हम एक डेमोक्रेसी है। कल को यहाँ एक डिक्टेटरशिप लागू करना चाहे कि भाई मैं पुतिन की तरह अगले 20 साल तक मैं ही राजा रहूंगा, मैं ही प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे बेसिक कैरेक्टर्स के अगेंस्ट चला जाएगा। जो हमारा सेक्युलर कैरेक्टर है, डेमोक्रेसी जो है, ये जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है हमारा, रिपब्लिक जो है हम, ये हमारा फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारा सेक्युलर कैरेक्टर, हमारा स्टेट कभी भी नॉन सेक्युलर नहीं हो सकता। हम कहें कि हम फला राष्ट्र घोषित कर दें, हम नहीं कर सकते। ये हमारा बेसिक कैरेक्टर है। जो हमारा ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, कल कोई सरकार, कोई पार्टी ये कहे
कि ये डिवीजन ऑफ पावर खत्म करो, हम ही लेजिस्लेटर रहेंगे, हम ही जुडिशरी बनेंगे, हम ही एग्जीक्यूटिव बनेंगे, हम बताओ हम इन इफेक्ट एक मोनार्की बन जाएंगे। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर है इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। हमारा जो वेलफेयर कैरेक्टर है, हमारे देश का जो वेलफेयर कैरेक्टर है उसे नहीं बदला जा सकता। जुडिशियल रिव्यू की पावर को नहीं बदला जा सकता। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको नहीं बदला जा सकता। रूल ऑफ लॉ को नहीं बदला जा सकता। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच जो एक कोऑर्डिनेशन है उनको नहीं बदला जा सकता। हमारे देश में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और जो संविधान संशोधन की जो शक्ति है, कल को एक पार्लियामेंट ये करे कि संविधान संशोधन की शक्ति को ही बदल दे, वो उसे असीमित कर दे, कह दे ये बेसिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, ये बकवास है, इसे बंद करो, ये भी किया जा सकता है। परंतु इसको कोई भी पार्टी इसको खत्म नहीं कर सकती। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, पर ये नहीं कहा गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहीं तक लिमिटेड है। मतलब अभी तो ये भी अपने आप में एक इवॉल्व करने वाली डॉक्ट्रिन है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर नए नए एडिशन भी करता रहा है, वो इसकी व्याख्या बढ़ाता रहा है कि हाँ ये चीज भी बेसिक कैरेक्टर है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो जो ओरिजिनली बेसिक कैरेक्टर जो दिए गए, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा दिए गए थे, वो लगातार डेवलप होने वाली चीज है। और ये एक प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की अपनी शक्ति है, बीइंग कस्टोडियन एंड इंटरप्रिटेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये शक्ति है कि वो इसको जो है इस्तेमाल करके हमारे संविधान को सुरक्षित रखे। तो ये बेसिक कुछ समझ है बेसिक स्ट्रक्चर और अमेंडमेंट को लेकर। बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे संविधान के लिए, क्योंकि ये एक नकेल कसता है हमारी जो लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर भी नकेल कसता है कि आप किस हद तक बदलाव कर सकते हैं और किस हद तक बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पर रविंद्र के आखिरी सवाल का कि नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या जो कॉमन मतलब पब्लिक ओनरशिप ऑफ गुड्स है, वो हमारे देश के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा नहीं है। तो अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होता राष्ट्रीयकरण, तो शायद रविंद्र की बात ठीक थी। ये आने वाली सरकारों के अपने अपने फैसले हो सकते हैं कि वो अपनी समझ के हिसाब से जो भी उन्हें लगता हो कि देश की हित में है, देश के लिए, देश के डेवलपमेंट में इस तरीके की आर्थिक नीति ज़्यादा अच्छी रहेगी, राष्ट्रीयकरण की आर्थिक नीति अच्छी रहेगी या प्राइवेटाइजेशन की आर्थिक नीति अच्छी रहेगी, तो वो उन्होंने सरकार के ऊपर छोड़ा है, उसको अपने हाथ में नहीं लिया है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। इसीलिए राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है और राष्ट्रीयकरण से प्राइवेटाइजेशन भी हमारी इकोनॉमी में किया जा सकता है। ये ज़्यादा एक राजनीतिक सवाल है, ये एक संवैधानिक सवाल नहीं है। चलिए, तो अब मैं यहीं तक अपनी बात कहूँगा और आपका अगर कोई सवाल हो, यहाँ से आगे हम प्रेसिडेंट और अन्य चैप्टर्स को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे जो कि ज़्यादा एकेडमिक होंगे, जहाँ चीज़ें की चर्चा कम है, हमें फैक्चुअली चीज़ों को ज़्यादा याद करना है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। सर, ये क्वासी फेडरल क्या होता है? क्वाजी फेडरल, क्वाजी शब्द को याद रखना, ठीक है, दोनों शब्दों को याद रखना। सर, अर्ध न्यायिक होता है। करेक्ट, सही आपने बता दिया। फेडरल, वो क्वाजी फेडरल बोला, वो क्वाजी जुडिशियल होता है। क्वाजी शब्द कई जगह इस्तेमाल कर लेते हैं हम। ठीक है, क्वाजी फेडरल, क्वाजी फेडरल आपने समझा। तो क्वाजी मतलब हाफ, ना तो वो पूरी तरीके से इधर हो ना पूरी तरीके से उधर हो, ठीक, वो कहलाता क्वाजी, मतलब जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स
फेडरल हूं, जैसे अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, आप एक फेडरेशन की, फेडरल क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है? संघ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ना संघ, संघ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग, कि हमारा जो यूनियन है, हमारा जो देश है, वो छोटे छोटे हिस्सों से मिलके बना है। हमारे देश में छोटे छोटे कितने राज्य हैं? 28 स्टेट। इन 28 स्टेट से ही तो मिलके हमारा देश बना हुआ है। तो ये छोटे छोटे हिस्से हैं, और इन छोटे छोटे हिस्सों को हमने अपनी स्वायत्तता भी दी है। आपका अपना चीफ मिनिस्टर होगा, आपका अपना टैक्सेशन सिस्टम होगा, आपकी अपनी ब्यूरोक्रेसी होगी। सब राज्यों के पास अपनी अपनी ऑटोनॉमी है, लिमिटेड ऑटोनॉमी मौजूद है। ऐसे यूएसए में जितने भी ऐसे जो फेडरेशन है, जो यूनाइटेड है, ठीक है, वो अलग अलग राज्य, यूएसए में 50 से ज्यादा राज्य हैं जो मिलकर यूएसए को बनाते हैं। हमारे देश में 28 राज्य हैं जो मिलकर बनाते हैं। तो ऐसे में हम राज्यों की ऑटोनॉमी का सम्मान करते हैं, पर राज्यों की ऑटोनॉमी का सम्मान करते हुए भी हम एक देश हैं। हमारे देश में अलग अलग प्रांत हैं, यही डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रांत हैं, फिर भी हम एक देश हैं। तो ऐसे में हम फेडरेट, अब प्योर फेडरेशन का मतलब होता है जहां 10 देश, 10 स्टेट, छोटे छोटे 10 स्टेट मिलकर कि हाँ यार, हम सब लोग अगर मिलकर एक साथ रहेंगे तो हम लोग ज्यादा शक्तिशाली होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा हम शक्तिशाली होंगे। पर जब कोई आप यूनियन एसोसिएशन बनाते हो, उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? आप बड़े हो जाते हो तो फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान भी होता है। एसोसिएशन में आपकी जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो चली जाती है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे 28 देशों में, अगर हम 28 राज्यों का हिस्सा हैं, 28 में 20 ने कहा कि भाई ये होना चाहिए, 8 कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, इन 8 को उनकी बात माननी पड़ेगी। मान लीजिए 15 और 13 का डिवीजन है, 15 लोगों ने कहा कि रोटी खाएंगे, 13 ने कहा कि चावल खाएंगे, इन 13 को भी रोटी ही खानी पड़ेगी। तो इनकी ऑटोनॉमी का लॉस होता है। बहुत सी चीजें मिलती भी हैं कि भाई हमारा देश बड़ा है, हर कोई डरेगा, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, बहुत कुछ बढ़ता है, पर बहुत कुछ जाता भी है। तो जब ये फेडरेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जब राज्यों को छोटे छोटे स्टेट्स को, जैसे यूएसए का एग्जांपल है कि उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा देश बनाया जो एक बहुत बड़ी शक्ति बना। तो ऐसे में ये जो फेडरल देश होते हैं, ये अपने में शक्ति होते हैं, परंतु हर जो राज्य है, उसका जो यूनिट है, वो भी अपनी शक्ति चाहता है, तो वो अपनी इंडिपेंडेंस चाहता है। नॉर्मल फेडरल स्ट्रक्चर में जो राज्य हैं उनके पास शक्तियां कहीं ज्यादा होती हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं। जैसे उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनका अपना फ्लैग होता है, उनका कोई नाम नहीं बदल सकता, उनकी कोई बाउंड्री नहीं चेंज कर सकता। यूएसए में आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते इतनी आसानी से कि कल को हम, उनके अपना अपना टैक्सेशन सिस्टम अलग है, सब कुछ अलग अलग है, उनका अपना अपना कानून अलग है। तो वो देश जो है फेडरेशन है। भारत भी फेडरेशन है, पर अर्ध फेडरेशन है। हमारे देश में हम राज्यों की बाउंड्रीज बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं, जब मन करता है उनकी सरकार को भंग कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, पर पूर्णतः फेडरल नहीं है। तो इसी को हम क्वाजी फेडरल बोलते हैं कि हम संघ है, अर्ध संघीय ढांचा है। हमारे यहाँ पर पूर्ण संघीय ढांचा नहीं है, परंतु ये हमारे देश की अपनी आवश्यकता है। क्वाजी शब्द को इसलिए याद रखिएगा, अर्ध क्वाजी जुडिशियल पोजीशंस भी होती हैं, जैसे कि कई लोगों के पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर दोनों होती हैं। कल बताऊंगा क्वाजी जुडिशियल क्या होता है, ठीक है। आज अभी क्लास यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच, और इस चर्चा को हम कल आगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।